भ्रष्टाचार अब एक आम बीमारी नहीं, जानलेवा महामारी बन चुका है, जहां पर सड़कें उद्घाटन होने से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू राजस्थान के एक सड़क निर्माण की, जहां पर उसका उद्घाटन होने से पहले सड़क का अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पुल, ब्रिजेस, जहां पर उनका उद्घाटन होने के कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वो पुल धराशाही हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सड़कें जिनकी कीमत हजारों करोड़ों में है। 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़। इतने बड़े बड़े फिगर जिनके बारे में अगर आप बात करो तो शायद मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, जिनकी कीमत हजारों हजार करोड़ में है। ऐसे बड़े बड़े हाईवेज जिन पर एक बारिश में इस भ्रष्टाचार की असलियत पोल सामने आ जाती है। अब समय आ चुका है कि उन लोगों से जिन्होंने इसका निर्माण किया है, उससे जुड़े लोग, जहां पर किस तरीके से, कौन से डायरेक्शंस हुए, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, और यूज हुआ तो वो चीजें खराब कैसे हुई, ये पुल धराशायी कैसे हो गए, ये सड़कें कैसे टूट गई, ये पैसा गया तो गया कहां। अब समय आ चुका है कि सवाल पूछा जाए, ना कि मुंह बंद करके रखा जाए। हम मुंह बंद करके देखते रहते हैं और उन सबके साथ साथ हमारी और आपकी कब्र खोदी जा रही है। बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट्स में हैवी टोल आप देते हो। इन टोल के साथ में महाराष्ट्र नांदेड़ का बता रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी सड़कें, ग्वालियर का भी बता रहा हूं, जहां पर 10-10 फीट के गड्ढे हैं। आपको पता नहीं रहता, गाड़ियां खड़ी होती है, गाड़ियां धंस जाती हैं। गाड़ियां धंसने के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में घुस गई, आपकी डेथ हो गई, आपको शारीरिक नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, सरकार लेगी, या कौन लेगा? कोई है जो ये कह सके कि भैया रोड एक्सीडेंट्स में, या रोड में गड्ढे होने के कारण अगर आप चुटहिल होते हैं, आपको चोट लगती है, या आपकी गाड़ी खराब होती है, गाड़ी डैमेज होती है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम आपको पैसा देंगे? कोई है ऐसा जो सीधे तौर पर आकर के कह सके कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है? जवाबदेही नहीं तय होती है। ये हमारे यहाँ का नियम है साहब, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है साहब। इतना करप्ट सिस्टम जिसके बारे में हम और आप अगर बात करें तो कहो आपके साथ में क्या होगा। इसीलिए लोग डरते भी हैं, लोग बात भी नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे पत्रकार जो कहीं पे आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में क्या हश्र हो जाता है, उनको कहीं लपेट लिया जाता है, या उनके साथ में क्या क्या चीजें हो जाती हैं। इससे लोग डरते भी हैं बात करने में। बट बात करने की जरूरत है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगी। हमको और आपको शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक होने की भी जरूरत है। अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे और अपने सामने इस करप्शन को बढ़ावा देंगे, तो ये हमको और आपको और पूरी फैमिली को, पूरे हर आम आदमी को निगल जाएगा। बड़े लोग हैं, उन लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो आराम से बैंकों में खाते हैं इधर उधर। इसके बारे में अब क्या बात की जाए, सबको आपको पता है किस तरीके से स्विस बैंक्स में पैसा मल्टीप्लाई है, जो काला धन है, ब्लैक मनी किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। अब कोई नहीं बात करता है कि भैया वो 15 लाख गए कहां। अब कोई नहीं बात करता है कि हम उस पैसे को लाएंगे। अब वो 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल वाले महाराज जी मानी रामदेव, अब उनको मैं बाबा कहूं या एक बिजनेसमैन कहूं, चलो कुछ भी कहूं, बट वो सारी चीजें हट करके जो वो बात कहते थे, आज उसके बारे में छुपे घूम रहे हैं, कभी एक बात नहीं कहते। हिम्मत है तो जाकर के पूछिए ना अपने नेताओं से। हिम्मत है पूछे, जिनको आप एक विश्वास के साथ में इस सिस्टम में लाए थे कि ये हमारी व्यवस्था को सुधारेंगे। ऐसे लोगों ने हमारी व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। आम आदमी इतना पीड़ित है, आप ये समझिए, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। जो आदमी 2-4-5 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहा है, अचानक से अगर उसके साथ में इतना टैक्स पे कर रहा है, और टैक्स के बदले अगर आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ना लाइफ सिक्योरिटी मिल रही है, तो हम किस बात के लिए टैक्स दे रहे हैं? इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी जनचेतना को, इसी चीज को मैं चिल्ला चिल्ला कर बस कहता हूं कि भैया जागरूक होइए। ये केवल मेरा काम नहीं, यह हर एक उस भारतीय नागरिक का काम है। जिन लोगों को भी आप, ये किसी पार्टी से मतलब नहीं, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये एक जेनेरिक सोच है कि जो भी पावर में आएगा वो अकाउंटेबल होगा।
और अगर नहीं कर सकता तो भैया ऐसी व्यवस्था को परिणाम है सीधे तौर पर बोल दे कि भैया हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसके लिए फिर जनता आगे आएगी, वो देखेगी कि भैया इसका क्या सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट अगर आप ऐसी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को आप चला नहीं सकते हो, इस व्यवस्था को आप दिन पर दिन खराब करते जा रहे हो, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा है, रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको आप गारंटी नहीं है कि रोड सही रहेगी, कि वो धंस जाएगी, आप जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे, और हर जगह पर खरोच करके आपसे पैसा वसूला जा रहा है। तो भैया ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। माफ कर दो महाराज, मेरा आप लोग से निवेदन है कि माफ कर दो महाराज, हमें ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसी जहां पर केवल लूट खसोट ही हो रही है। और हो क्या रहा है, आपने कभी देखा कि ट्रेन के सेट्स लीक होते हो? आपने देखा है? मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। आपने देखा कि कभी ट्रेन के लिए सेट्स लीक हो रहे हो? आपने देखा कभी एयरपोर्ट के सेट लीक हो रहे हो? हजार करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन होता है और इनॉग्रेशन से पहले लीकेज। कैसे व्यवस्था सुधरेगी? कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? मैंने सैकड़ों वीडियो बना डाले भ्रष्टाचार पे। बट भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जागरूक बनिए। सरकार से आपको 0% उम्मीद है, कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि आप पूछोगे नहीं। और वो लोग हैं, उन्होंने तो सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि आप उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल करोगे तो इतने सारी चीजें हैं वो आपको कहीं भी लपेट दी। इसलिए आम आदमी, हम और आप शांत रहते हैं, ऐसे जानवरों जैसा भौंक करके चले जाएंगे, कोई कुछ भी अंतर नहीं वाला है। और इसमें भी ऐसे कुछ भक्त हैं, अगर कुछ बात बोल दो, कुछ सही बात बोल दो तो उनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके नियर एंड डियर, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा है। तो उनको लगता है कि भैया हमारे सिस्टम, हमारे ताऊ चाचा मामा फूफा जो भी है, वो अगर हमारे सिस्टम का हिस्सा, तो हम सिस्टम को गलत नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्या वो आपका खर्चा चलाएंगे, आपकी ईएमआई देंगे, आपकी दवाई दारू का इंतजाम करेंगे? खुद मरने से ही स्वर्ग मिलेगा भैया। आपके कष्टों का निवारण आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। जागरूक बनिए, समझदार बनिए। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं हर बार यही बोलता हूं, इस करप्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप एजुकेशन के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, आपने एजुकेशन में क्या बदलाव किए? आप देखिए, एजुकेशन की बात छोड़ूं तो आप दिल्ली में, तो मैं, भगवान, ऐसे नेताओं को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप सरकार में आते तो आप पिछली सरकार की खामियां गिनाते हो। भैया हमने इसलिए चुन के नहीं भेजा, आप उनसे बेहतर हो इसलिए आप आए हो पावर में, इसलिए जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको यहां पर भेजा है। अगर आप इसके लायक नहीं होते तो नहीं भेजती, बट लोगों ने आप पर विश्वास किया इसलिए आपको वहां तक भेजा। अगर आप वहां पर पहुंचे हो तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस विश्वास को कायम रखें। आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को क्यों नकार दिया? कि उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार और दुनिया भर के जो शीश महल और इन सबके एलिगेशंस लग रहे थे, जो आरोप लग रहे थे, तो पब्लिक ने सीधे तौर पर उनको नकार दिया। अब उस सरकार को कोसना ये कहां तक जायज है इसकी, कि आप कहोगे कि भैया उन्होंने 150, 160, 170 का फोन यूज किया, इसलिए भैया हम भी अपने सरकार में अपने मंत्री नेताओं के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे। भैया हमको और आपको भी तो देखो, हमारी ये जो जनता है इसमें कितने लोग किस तरीके से भैया 10,000 रुपए कमाने के लिए ऊपर से नीचे तक घिस जाते हैं, और आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं। आपका हाथ कौन पकड़ सकता है? आपको कोई नहीं सवाल पूछ सकता है। आज कोई पूछ सकता है कि भैया तुमने 1.5 लाख का, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, कोई भी गलत करेगा तो उस पर उंगली उठाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। भैया उन्होंने गलत किया तो आप तो गलत मत करो। हमने इसलिए थोड़ी ना आपको भेजा है कि आप भी उसी की पुनरावृत्ति करो, आप भी फिर से करप्शन फैलाओ। आपने तो उसको लीगलाइज कर दिया, आप तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। रेखा गुप्ता जी, आप तो अब केजरीवाल जी से भी एक कदम आगे निकले। आपने तो इस भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर सरकारी पैसे के यूज को लीगलाइज कर दिया कि भैया हम 1.5 लाख का फोन यूज करेंगे, और उनके जो भी कैबिनेट के मंत्री संतरी हैं वो 1.25 लाख का यूज करेंगे। समाई दिखाएगा ना, फोन ही करना है ना। क्यों भैया? वो कहां से आ रहा पैसा? वो पैसा कहीं से तो आ रहा है, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? वो पैसा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? रोड्स की हालत ऐसी है कि जहां पर मैं देख रहा था, कोई अपार्टमेंट था गुड़गांव में जिसकी कीमत 100, 150, 200 करोड़
कुछ ऐसी थी, उसके सामने 4-4, 5-5 फीट का पानी था, कुछ पानी भरा हुआ था। एक वीडियो में देखा था, वो सही था गलत था उसका कंफर्मेशन नहीं करता हूं मैं, बट मैंने देखा था जो मीडिया में या दूसरा यूट्यूब पे या डिफरेंट सोर्सेस पे फ्लोट हो रहा था कि भैया 150-200 करोड़ का फ्लैट लेने के बाद अगर आपको ऐसी रोड का सामना जिसके सामने 4-4, 5-5 फीट पानी भरा है, ऐसी व्यवस्था का आप हिस्सा है, तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? आप इंडिया में फिर क्यों लोगे प्रॉपर्टी? तो आप लोग समझिए कि किस तरीके से आपका दोहन हो रहा है। मेरे को कष्ट इसलिए होता है कि जब मैं पहले इसमें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता था, अब वहां पर भी लूट खसोट का ये हिस्सा है। एक वीडियो में मैंने देखा कि 16,000 रुपए प्रॉफिट हुआ एक बंदे को, तो उसमें 4-4, 5-5 तरीके के टैक्स, और टैक्स लगने के साथ साथ ऑन द टॉप ऑफ दैट इनकम टैक्स भी। तो भैया यानी 16,000 में फ्लैट 4-5 हजार रुपए उसको केवल टैक्सेस के तौर पर देना पड़ रहा था। और अगर वो पैसा डूब जाए स्टॉक मार्केट का तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। यानी आपकी सुरक्षा की, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सरकार को 0%, मतलब 0% जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट अगर आपने पैसा कमा लिया तो तुरंत पंजा मारने आ जाएंगे, तुरंत मुंह मारने आ जाएंगे कि भैया हमको पैसा दो, हम देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, हम पैसा देंगे। हम तो इसीलिए हैं क्योंकि अगर हम पैसा नहीं देंगे चीजें कैसे सुधरेंगी? पर सुधरनी तो चाहिए ना भैया, कैसे सुधरेंगी? ये कैसा सिस्टम? मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि लोग आप जागरूक होइए और इस व्यवस्था को बदलने में मेरा समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ करके कम से कम वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। आप मेरी आवाज का हिस्सा बनिए। मैं आपसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट, एक चवन्नी, 1 रुपए नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि अगर मैं जो वीडियो बनाता हूं और आपको लगता है ये कॉमन ग्राउंड्स पे है, ये हमारे और आपके फेवर के लिए है, इस व्यवस्था को सुधारने की ओर एक छोटा सा कदम है। मैं नहीं जानता हूं कितना सुधरेगा, बट मैं आवाज उठाता हूं और इस आवाज का हिस्सा बनिए। केवल हिस्सा बनने के लिए मेरे कुछ भी नहीं करना, आपको केवल वीडियो को शेयर करना है। अगर आप फिर भी इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो फिर होगा वही जो राम रुचि रखा। बट मैं ये आवाज तो उठाता रहूंगा, क्योंकि देख करके कष्ट होता है जब मैं रोड पे, और ये आज के यूथ को, लोग मेटा, गूगल ऐसी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ओवरनाइट 4-4, 5-5 लाख रुपए मंथली पैकेज, अचानक से कंपनी उनको निकाल करके बाहर कर देती है। फिर उसके बाद क्या अल्टरनेटिव बचता है? कोई रास्ता है उनके पास? तो कम से कम कुछ तो ऐसा करिए कि एक यूथ को आप लाखों रुपए अपने बीटेक सीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद में, आने वाला समय कैसा होगा मुझे लगता है कि जॉब ही मिल जाए, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत ये आई थिंक गेटिंग ए जॉब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर्स। अभी जैसी व्यवस्था है वो सब तो ठीक ही है, बट कम से कम जो लोग आ रहे हैं लोन लेकर के, पेरेंट्स किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी एक कंफर्मेशन हो, उनको एक एश्योरेंस हो कि भैया हमारे बच्चे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और जो एक अच्छा जीवन मिलेगा। चलिए, जैसा आपको लगता है, मेरा काम है इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखना, और आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है और इस मेरी आवाज़ को बूस्ट मिलेगा। और अगर नहीं तो फिर जो कर रहा हूँ वो तो मैं करता रहूँगा। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर करिए अगर करना चाहते हैं तो। थैंक यू।